करोड़ जो मनरेगा मजदूर पंजीकृत हैं, जॉब कार्डधारी हैं इस देश में, गांवों के गरीब जो मनरेगा में दिहाड़ी करके, और वो भी उनको 100 दिन की गारंटी की बात है, लेकिन 40 दिन भी पूरा नहीं मिलता है। उन 25 करोड़ लोगों में से नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जब दुनिया मना रही थी 1 तारीख का जश्न नए साल का, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 करोड़ मनरेगा मजदूरों को, जॉब कार्ड धारकों को मनरेगा योजना से बाहर कर दिया। देश भर में डिमांड हम कर रहे हैं कि भाई मनरेगा मजदूरों को 200 रुपया प्रतिदिन मजदूरी दो, कम से कम 200 दिन के काम की गारंटी करो, ताकि उनका जो है थोड़ा बहुत गुजारा हो सके। मोदी सरकार जब से आई वो लगातार मनरेगा का बजट घटाती गई, और जब देश का मजदूर लड़ रहा है कि भाई हमारे काम के दिन बढ़ाओ, आर्थिक संकट है, हमारी मजदूरी बढ़ाओ, तो मोदी सरकार ने इस 1 तारीख को, 31 तारीख जो खत्म हुई है दिसंबर की, 10 करोड़ जॉब कार्डधारी मनरेगा मजदूरों को मनरेगा योजना से बाहर कर दिया। इसी दौर में आपने देखा कि ये जो ड्राइवर है इस देश में, हम गरीबों के बच्चे, जो 6,000 से लेकर के 10,000 रुपए से ज्यादा किसी ड्राइवर को नहीं मिल रहा है पूरे देश में, वो चाहे हाईवे पर ट्रक चला रहा है, चाहे प्राइवेट बसें चला रहा है, तो सारे के सारे हमारे ड्राइवर बच्चे वो स्ट्राइक पे चले गए। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार एक कानून ले आई कि 6,000 रुपया, 7,000 रुपये, 10,000 रुपये मासिक वेतन पाने वाला वो ड्राइवर, अगर उससे कोई एक्सीडेंट सड़क में हो गया तो उसको अब 10 साल जेल में रहना पड़ेगा, 7 लाख रुपया जुर्माना देना पड़ेगा, जो उसकी औकात से बाहर की बात है। तो वो 7 लाख नहीं दे पाएगा तो 10 साल के बाद वो 7 लाख के बदले भी उसको जेल में और दिन गुजारने पड़ेंगे और उसके बच्चे भूखे मरेंगे। इसी दौर में आपने देखा कि जैसे कामरेड राजीव डिमरी ने जिक्र किया कि 44 श्रम कानून, वो श्रम कानून क्या थे कि पिछले 150 वर्षों में पूरी दुनिया के मजदूरों ने और भारत के मजदूरों ने लड़ करके जो अधिकार हासिल किए थे, उन अधिकारों के लिए वो 44 श्रम कानून थे, उन सबको उन्होंने जो है खत्म करके 4 श्रम कोड में जो है तब्दील कर दिया है। और उसमें अब न्यूनतम वेतन की आप बात नहीं कर सकते। 8 घंटे की ड्यूटी का जो कानून लड़ करके 150 सालों में मजदूरों ने लड़ के बनवाया, अब वो 12 घंटे ड्यूटी का कानून बन करके तैयार रखा हुआ है, किसी भी समय वो जो है लागू हो सकता है। तो ये जो तमाम तरीके के कानून हमने देखा, 3 कृषि कानून आए, किसके लिए? ताकि हमारी जो खेती है, हमारे अन्न का जो भंडारण है और जो खुदरा बाजार है, ये सब का सब बड़े कॉर्पोरेट के हाथ में चला जाए। इस देश के अंदर पूरी खेती की जमीन कॉर्पोरेट के हाथ में सौंपने और ये सब करने के लिए वो 3 कृषि कानून आए थे, जिसके खिलाफ जब किसान लड़े, मोर्चा लगा, आप में से कई साथी उस मोर्चे पर गए रहे। मैं खुद पूरा जो है पंजाब से जब शुरू हुआ था तब से लेकर के और आज तक मैं संयुक्त किसान जो मोर्चा है पूरे देश भर में, उसकी भी केंद्रीय लीडरशिप में हूँ, अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से। तो आज भी हम लोग उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन वो खतरा अभी टला नहीं है। कृषि कानून सरकार को वापस लेने पड़े, लेकिन वो पीछे चोर दरवाजे से तमाम राज्यों में उन कानूनों को लागू करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसी तरीके से आप देखें तो जितनी सरकारी जमीनें हैं पूरे देश भर में, इस सरकार ने उन सरकारी जमीनों के लिए एक जो है लैंड बैंक बना दिया।
अब वो आपके गांव में नहीं आएंगे नापने के लिए। जैसे उत्तराखंड के अंदर भी हमने देखा, नैनीताल में जब हम लड़ने के लिए गए, हम सब लोग, कई लोग, हम लोग जो है उस समय हम लोगों पर मुकदमा चला। तो नैनीताल की जो गांव की संजायती जमीन थी रानीखेत के पास, वो देहरादून में बैठ करके एक बड़े कॉर्पोरेट घराने को अलॉट कर दी गई। और गांव के लोगों को तब पता चला जब वहां वो कॉर्पोरेट जो है जेसीबी लेकर के चला गया और पूरा वहां जो है अपना निर्माण कार्य कराने लगा। तो इसी तरीके से एक लैंड बैंक, जिसमें सरकारी विभागों की सारी जमीनें, जिसमें हमारी ग्राम पंचायतों की जमीन है, जो ग्राम पंचायतों की जमीन है उत्तराखंड में तो राज्य सरकार के खाते में है, जिसको हम संजायती देनार कहते हैं, लेकिन देश भर में ग्राम पंचायतें उस जमीन को अपने गरीबों को, भूमिहीनों को, आवासहीनों को अलॉट करती है। वो सारी जमीनें भी उस जो है लैंड बैंक में, और नगरों की जो नजूल जमीन है वो सारी की सारी उस लैंड बैंक में वो रिकॉर्ड बना रहे हैं। और वो सारी जमीनें अब, जैसा हमने उत्तराखंड में नैनीताल में देखा, हमारे जो सार्वजनिक और सरकारी संस्थान हैं, उद्योग हैं, वो सारे के सारे अपने चहेते कॉर्पोरेट घरानों को एक के बाद एक दिए जा रहे हैं। तो एक कॉर्पोरेट लूट का पूरा एक तंत्र, और उसकी तरफ से लोगों का ध्यान बढ़ जाए, किसानों मजदूरों का ध्यान बढ़ जाए, क्योंकि बड़ी संख्या इसी की है। इसलिए हिंदू राष्ट्र के नाम पर, हिंदू राज के नाम पर और राम मंदिर के नाम पर एक अलग से माहौल बनाने का षड्यंत्र, तो इसको आज पहचानने की जरूरत है। दरअसल में जब हम फांसीवाद कहते हैं तो फांसीवाद का मतलब कोई हिटलर का बैठना नहीं होता। उसका मतलब होता है कि लोगों के हर तरीके के लोकतांत्रिक अधिकारों का खात्मा, लोगों के संपत्ति पर अधिकार का खात्मा, और ये होता है सिर्फ कॉर्पोरेट लूट के लिए, ये होता है सिर्फ पूंजीवादी लूट को बढ़ाने के लिए। तो ये जो पूंजीवादी तंत्र है, ये तंत्र अब जिस तरीके से पूरा पूंजीवाद दुनिया का और भारत के अंदर भी जो अर्थव्यवस्था के संकट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो संकट बहुत गहराता जा रहा है। उस संकट का कोई समाधान इन सरकारों के पास नहीं है। तो इसलिए वो पूरी तरीके से उस संकट के समाधान के लिए गरीबों के ऊपर हमले कर रहे हैं और सारे संसाधनों को, सारी संपत्तियों को वो धीरे धीरे कॉर्पोरेट को जो है सौंपते जा रहे हैं। तो ये सरकार जो है, ये सरकार कॉर्पोरेट की सरकार है। ये सरकार कॉर्पोरेट के राज को और मजबूत करने के लिए, कॉर्पोरेट लूट को बढ़ाने के लिए समाज को बांटना चाहती है, समाज के अंदर विभाजन पैदा करना चाहती है। और इसको जब हम हिंदू करण के रूप में देखते हैं तो दूसरी तरफ हमको विभिन्न राज्यों में, आप देखिए, हमने कुछ समय पहले देखा कि गुजरात के अंदर बिहारी मजदूरों को मार मार करके भगाया गया कि जाओ लौटो यहां से। हमने उससे पहले महाराष्ट्र में देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर भी जो उत्तर भारतीय मजदूर थे, उत्तर भारतीय लोग थे, उनके ऊपर हमले संगठित किए गए। अभी एक आध घटनाएं कुछ तमिलनाडु के अंदर भी हुई, और इधर अपने उत्तराखंड के अंदर, इस उत्तराखंड के अंदर भी छोटे छोटे कस्बों में, जो बिल्कुल ग्रामीण इलाके के कस्बे हैं, वहां भी हमने जो है बाहरी लोगों के खिलाफ एक उन्माद को भड़काने वाले जुलूस जो है संगठित होते हुए देखे कि भाई गैर पहाड़ी लोगों के खिलाफ एक उन्माद जो है खड़ा करने की कोशिशें हो रही है। तो ये जो पूरा खेल है, ये पूरा का पूरा खेल दरअसल में पूरे समाज को इस तरीके से बांट देने का है कि वो आपस में ही लड़ते रहें, और उनको जो काम करना है, जिसके लिए अडानी, अंबानी, टाटा जैसे लोग मोदी जी को लेके आए हैं, आरएसएस भाजपा की सरकार को लेके आए हैं, वो जो है उसको करेंगे। संविधान पर जो हमले की बात है, देखिए संविधान खत्म जो है अभी भी है। अगर संवैधानिक संस्थाएं
बिल्कुल पंगु हो गई हैं और वो एक पार्टी की, सत्ताधारी पार्टी की शाखा के रूप में काम करना शुरू कर दिए। तो संविधान कहां लागू है? ये जो भारत में जो फासिस्ट रूल आ रहा है, ये दरअसल में संवैधानिकता का चोला ओढ़ के आएगा। ये नहीं कहेगा संविधान खत्म हो गया, मनुस्मृति अब उसकी जगह ले लेगी। ये कहेगा संविधान यही है, लेकिन वो संविधान को इतना पंगु बनाते जाएंगे कि वो पूरा जो है मनुस्मृति के आधार पर पूरे समाज को संचालित करना शुरू करेंगे, और उसकी शुरुआत हो भी चुकी है देश के अंदर। तो इसको हम लोगों को जो है समझने की जरूरत है, और इसलिए ये जो सरकार है दरअसल में अभी आप देखें तो तमाम कानून, अभी आईपीसी की धाराओं में तमाम चेंजिंग हुई है, और सारे विपक्ष को बाहर करके पूरा विपक्ष जो है वो संसद से बाहर कर दिया गया, सारे संसद बाहर विपक्ष के, और आप जो है आईपीसी की धाराओं को जो है पूरा का पूरा बदल दिए। और अब तो यह है कि सरकार के खिलाफ अगर आप लड़ाई लड़ते हो तो आप देशद्रोही हो, आप पर यूएपीए लगेगा। मैं खुद 2 यूएपीए केसों में मेरे को खुद नामजद किया हुआ है, मतलब उन केसों में मैं भी हूं, मेरा नाम दर्ज किया हुआ है, क्योंकि सरकार के खिलाफ जो सीएए विरोधी आंदोलन थे उसमें हम लोग थे, जो किसान आंदोलन था उसमें लीडरशिप में थे। तो यूएपीए की धाराओं में हम जैसे तमाम लोगों को जो है उन्होंने नामजद करके रखा हुआ है, उनकी लिस्टें जो है उन केसों में जो है अटैच करके रखी हुई है, और जब जरूरत होगी उनको वो यूएपीए के तहत हम जैसे तमाम लोगों को जो इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं, जो देश के अंदर संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत की बात करने वाले हैं, उन सबको वो जब मर्जी चाहें तब वो अंदर कर देंगे, और कोई जमानत की आपकी जरूरत करने की वो नहीं है। तो ये पूरी स्थितियां हैं, और इसके साथ ही साथ जो मैंने कहा कि इलाके के स्तर पर भी अभी इस दौर में अगर हम लोग उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ मूल निवास और भू कानून को लेकर के जिस तरीके का एक जो है उन्माद सा पैदा किया जा रहा है, एक तरफ बोल पहाड़ी हल्ला बोल करके नॉन पहाड़ियों के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश है, और दूसरी तरफ उन्हीं कस्बों में पूरे पहाड़ के अंदर आप देखेंगे तो गांव गांव से महिला मंगल दलों को बुला करके उनके सिर में कलश रख करके वो राम मंदिर के लिए अक्षत यात्रा निकाली जा रही है। पूरा का पूरा एक जो है एक सांप्रदायिक विभाजन का माहौल, दोनों चीजें कहीं अलग नहीं है। वो जो बोल पहाड़ी हल्ला बोल है और ये जो राम मंदिर के लिए जी हाँ अयोध्या से अक्षत आई है, आओ गांव गांव से, ये दोनों अभियान एक है, ये इनमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए हम लोगों ने इस बात को कहा कि भाई मूल निवास का सवाल तो दरअसल में ये तय है कि 1950 में जब इस देश के अंदर संविधान लागू हुआ, उससे पहले हमारे राष्ट्रपति का एक आदेश जारी है, भारत के राष्ट्रपति का, कि संविधान लागू होने से पहले भारत के जो नागरिक जहां रहते थे वो वहां के मूल निवासी हैं। संविधान लागू होने के बाद हमको कहीं भी जाकर के रोजगार करने की, व्यवसाय करने की, अपनी रोजी रोटी कमाने का राइट है, और अगर हम लंबे समय के लिए किसी राज्य में हम रोजी रोटी अपनी कमा रहे हैं तो हम वहां के स्थायी निवासी हो जाते हैं। ये जो बोल पहाड़ी हल्ला बोल बोलने वाले हैं वो अच्छी तरीके से ये जानते हैं कि जितने लोग अब पहाड़ में नहीं बचे हैं पहाड़ी, उससे ज्यादा मैदानों में है, पूरे देश भर में है। 33 लाख पहाड़ी लोग दिल्ली और एनसीआर इलाके में है, 8 लाख मुंबई में है, उसके इर्द गिर्द 2 लाख के आसपास चंडीगढ़ लुधियाना के आसपास है, 45 लाख तो यही हो जा रहे हैं। और बाकी देश भर में कौन सा शहर, कौन सा कस्बा ऐसा नहीं है जहां उत्तराखंड के पहाड़ के लोग जो है वो
अपने रोटी रोजगार के लिए वहां के स्थायी निवासी नहीं बन गए। वहां का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवा करके वो वहां की नौकरियां कर रहे हैं, वहां व्यवसाय कर रहे हैं, वहां जमीन खरीद करके मकान बना रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा खेल है, दरअसल में इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये कई मुखौटे वाला है और बहुत सारे लोग भ्रम में इनके चक्कर में पड़ जाते हैं इमोशनल होकर के कि भाई हमारा सवाल है। ये जरूर पूरा का पूरा उत्तराखंड अभी एक बहुत बड़े भूमि संकट के दौर से गुजर रहा है। हमारे पास जमीनें नहीं रह गई। जिस पहाड़ की बात हो रही है वहां 4-6 नाली से ज्यादा का एवरेज अब कोई रह नहीं गया है। तो बात भू कानून की नहीं है, बात तो नए भूमि सुधार कानून की है कि एक नया भूमि सुधार उत्तराखंड का अपना कोई भूमि सुधार कानून नहीं है। और जिसको ये भू कानून बोल रहे हैं वो तो दरअसल में जमीन के सौदे करने के नियमों में बदलाव करता है। तो हम कह रहे हैं कि जमीनों के सौदे, पहली बात तो यह है कि अगर हम कृषि संकट से गुजर रहे हैं, खेती के जमीन के संकट से गुजर रहे हैं, तो उत्तराखंड के अंदर कृषि भूमि की खरीद बिक्री पर रोक लगनी चाहिए। कृषि भूमि के संरक्षण का कानून बनना चाहिए। आप कृषि भूमि के संरक्षण का कानून बना दो और ये कह दो कि इस भूमि का उपयोग अन्य जरूरतों के लिए नहीं होगा, अन्य कार्यों के लिए हमारे पास राज्य में 18% जो है वो बेना बंजर जमीनें, ग्राम पंचायत की जमीनें हैं, नगर पालिकाओं की जो है हमारे पास मजदूर की जमीनें हैं, उसमें बाकी आप काम करिए। लेकिन ये जो कृषि भूमि है, क्योंकि लोगों को आज अगर गुजारे के लिए कृषि भूमि चाहिए पहाड़ के अंदर, तो कृषि भूमि का विस्तार करने की जरूरत है और इसके लिए नया भूमि सुधार कानून लाना पड़ेगा। तो ये इन सारे सवालों को आपको, जैसे वन कानून है, देखिए सदियों से ये वन गुर्जर साथी हैं। वन गुर्जर तो जंगल में पैदा हुआ, जंगल में ही मरे इनके पुरखे। जंगल से बाहर तो इनके पुरखों ने ना इन्होंने कभी देखा। तो अगर वो सदियों से जंगल में ही पैदा हुए, जंगल में ही वो जो है दफन हो रहे हैं, तो वो मूल निवासी कहां के हुए? वो उसी जंगल के तो हुए। तो उनको आप जंगल से खदेड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं और वन कानून में तब्दीली ये कर रहे हैं कि आम आदमी जो जंगलों के करीब का है, जंगलों के बीच रहने वाला है, उसके तो जंगल से सारे अधिकार खत्म होंगे। लेकिन जंगल को फिर सरकार 2 श्रेणी में बांट रही है। एक होगा सरकारी जंगल और एक होगा उत्पादक जंगल। उत्पादक जंगल मतलब वो देश के बड़े कॉर्पोरेट घरानों को दिया जाएगा कि वो अपने कारखानों के लिए उनको जो भी चीज जंगल में पैदा करनी है पैदा करें, काटें, उसको ले जाएं, उसके लिए उनको छूट होगी। आधे जंगल दे दिए जाएंगे कॉर्पोरेट घरानों को, आधे जंगल रहेंगे रिजर्व। और जो गरीब आदमी है उसका बकरी चराना बंद, गाय चराना बंद, एक जो है जलावनी लकड़ी लाना बंद, और जो उसके बीच सदियों से रह रहे हैं उनकी खेती बाड़ी की जमीन छीनी जा रही। तो ये जो पूरे के पूरे षड्यंत्र आज पूरे देश में हो रहे हैं, ये जो है उसी फांसीवादी निजाम को मजबूत करने के लिए तमाम कानूनों में तब्दीलियां, तमाम हमले गरीबों के ऊपर और उन हमलों के बीच गरीबों का ध्यान दूसरी तरफ भटकाना और इधर एक कॉर्पोरेट राज को, कॉर्पोरेट रूट के राज को जो है मजबूत करना, इस दिशा में ये सरकार बढ़ रही है। और ये सरकार न तो संसद में विरोध की आवाज को सुनने की जो है क्षमता रख रही है, न सड़क पर। इसलिए संसद और सड़क दोनों विरोधों को कुचलने के लिए वो तमाम हथकंडे अपना रही है। और लोकतंत्र तो मजबूत विपक्ष की आवाज ही लोकतंत्र की असली आत्मा होती है। जो सरकार जनता के विरोध की आवाज नहीं सुनना चाहती, जो सरकार संसद में उनके प्रतिनिधियों के विरोध की आवाज को बर्दाश्त करने वाली नहीं है, वो सरकार दरअसल में तानाशाही है, वो लोकतंत्र की विरोधी है, हमारे संविधान की विरोधी है। और इसलिए इस सरकार के खिलाफ ये जो आने वाला 24 का चुनाव है, उसके लिए हर मजदूर किसान को और तमाम जो
लोकतंत्र पसंद ताकतें हैं उनको कमर कस लेनी होगी और इनको इस देश की सत्ता से अपदस्थ करने का एक संकल्प हम लोगों को लेना होगा। इतनी बात करके आप सबका धन्यवाद।